मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बेटा अपना जो है आज थर्ड चैप्टर चल रहा है नाचिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। नाचिज्म का मीन अपन ने थोड़ा बहुत कल समझ लिया था कि हेमलुट की स्टोरी अपन ने देखी थी बेटा कि किस तरह से हेमलुट जो है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? क्योंकि उसके पिता जो थे वो नाची थे। नाची का मीन आपको बता दिया था। हिटलर ने एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था, ठीक है, हिटलर के द्वारा एक जो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ था उस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे वो क्या कहलाते थे? नाची कहलाते थे। ठीक है, तो इतना अपने को समझ में आ गया कि नाचिज्म है क्या। नाचिज्म एक दो छोटी मोटी घटनाओं का नाम नहीं था, बल्कि नाचिज्म ने पूरे वर्ल्ड में जो है जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसको हिलाकर रख दिया था। ठीक है बेटा, तो नाचिज्म के बारे में अपन रीड करेंगे। उससे पहले अपन थोड़ा सा ये देख लेते हैं द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक का जो राइज हुआ वो किस तरह से हुआ और किस तरह से जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है बेटा, तो अपन शुरू कर रहे हैं अभी। तो देखो इसमें Germany, a powerful empire in early year of 20th century, fought the First World War alongside the Australian Empire and against the Allies. देखो जर्मनी जो है 20वीं शताब्दी तक क्या था, 20वीं शताब्दी तक बहुत ज़्यादा पावरफुल एक ताकतवर साम्राज्य था। ये कब तक की बात हो रही है बेटा? 20वीं शताब्दी तक की जो है बात हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद में देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है कि fought the first world war alongside the Australian Empire and against the Allies। देखो एलिज में कौन कौन सी कंट्री जो है आ गई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अपन बात करें। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आपको जो है ध्यान में रखना है कि ये कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और ये जो मतलब एलियंस और एक्सिस के बीच में हुआ था, एलिज एंड एक्सिस। ओके बेटा, एक्सिस की तरफ जर्मनी था, जर्मनी प्लस ऑस्ट्रेलियाई एम्पायर, ऑस्ट्रियन इधर एलिज थे। एलिज देखो एक्सिस और एलिज। अब देखो एलिज में कौन कौन से थे, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, रशिया, बेल्जियम, इसके बाद में 1917 में बैटल के बीच में ही जो है अमेरिका भी इसमें जो है इंक्लूड हो गया था। ओके बेटा, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो किस किस के, एलिज एंड एक्सिस के बीच में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था बेटा वो दो ऑर्गेनाइजेशन थे, पहला एलिज थे और दूसरा एक्सिस थे। ठीक है, एलिज में कौन कौन से मतलब जो है कंट्रीज इंक्लूड थी, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, बेल्जियम एंड अमेरिका। ठीक है, और उधर एक्सिस में जर्मनी प्लस ऑस्ट्रियन जो एम्पायर था, ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य जो था वो सब थे। ठीक है, तो ये मतलब दोनों के बीच में ये बैटल हुआ, दोनों के बीच में एलिज और एक्सिस दोनों के बीच में ये बैटल जो है हुआ था। अब समझ में आई बेटा आपको? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। इधर जर्मनी ने जो है ऑस्ट्रियन एम्पायर की ओर से युद्ध लड़ा था, किससे? एलिज कंट्रीज से। एलिज कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, बेल्जियम एंड अमेरिका। ओके बेटा, नाउ सी all joined the world war enthusiastically hoping they gain from quick victory। सभी ने जो है जितनी भी जो वार एंथुसियास्टिकली जो थे, है ना, सभी ने इस उम्मीद में ये जो ज्वाइन किया था कि जल्द ही क्या हो जाएगी, विजय प्राप्त हो जाएगी। जितनी भी जो ताकतवर शक्तियां थी
सभी ने इस उम्मीद में वर्ल्ड वार ज्वाइन किया था या वार में जो है शामिल हुए थे कि जल्द ही क्या हो जाएगी, विजय हो जाएगी। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 4 ईयर तक कंटिन्यू रहेगा। सभी क्या सोच रहे थे, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, लास्ट इसमें ये फिनिश हो जाएगा, इसका दी एंड हो जाएगा और हमें विक्ट्री मिल जाएगी, विजय हमें जो है मिल जाएगी। अब देखो, लिटिल डिड नॉट दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये जो मतलब युद्ध है वो इतना लंबा चला जाएगा, ठीक है। इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज। अब देखो, इसमें यूरोप के जो हैं सभी संसाधन क्या हो गए थे, समाप्त जो हैं हो गए थे। आर्थिक दृष्टि से जो इकोनॉमिक कंडीशन जो इनकी थी वो क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा जो है खराब हो गई थी। इसके जो रिसोर्स थे, इसके जो संसाधन थे बेटा, वो लगभग फिनिश हो गए थे या हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जो वॉर था वो 1914 से शुरू होकर 1918 तक चला था और 4 सालों तक इतना लंबा ये जो है वॉर चला कि यूरोप की जो इको कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा जो है डाउन हो गई थी, बिकॉज इसके जो रिसोर्सेज थे, इसके जो संसाधन थे वो लगभग समाप्ति की ओर थे। ठीक है बेटा, आगे अपन देखते हैं। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। अब देखो, जर्मनी ने शुरुआती दिनों में, ठीक है, शुरुआती दिनों में जो है अपने शक्ति का अच्छे से प्रदर्शन किया और उसे सफलता भी मिली और उसने जो है फ्रांस और बेल्जियम पर अधिकार भी कर लिया था। जर्मनी ने फ्रांस व बेल्जियम दोनों पर अधिकार कर लिया था। स्टार्टिंग की बात है कि जब स्टार्टिंग थी, जब शुरुआत जब इस बैटल की हुई थी, इस युद्ध की, इस वॉर की जब स्टार्टिंग टाइम था, तो जर्मनी जो है शक्तिशाली था, ठीक है। इसने फ्रांस और बेल्जियम पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। समझ में आई बेटा आपको? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बातें हो रही हैं, ठीक है। 1914 से 1918 तक ये वॉर हुआ, एलिज एंड एक्सिस कंट्रीज के बीच में हुआ था। एलिज में कंट्रीज का आप नाम देख रहे हो, एक्सिस में जर्मन प्लस ऑस्ट्रियन एम्पायर था, ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे बेटा, however the Allies strength by the USA entry in 1917 won defeating Germany and the Central Power in November 1918। देखो बेटा, स्टार्टिंग के दिनों में जर्मनी का पलड़ा ज्यादा भारी था। जर्मनी ने फ्रांस व बेल्जियम पर अधिकार कर लिया था, बट इन 1917 में ये पैतरा बदल गया और अमेरिका जो था, अमेरिका ने किसका फेवर लिया, एलिस कंट्रीज का जो है फेवर लिया। यूएसए एंट्री, यूएस एंट्री, ठीक है, यूएस ने जो है एंट्री की। एंटर्ड इन वॉर, युद्ध में शामिल हुआ, ठीक है, विथ फेवर ऑफ एलिस कंट्रीज। जो एलिस कंट्रीज थी उनके पक्ष की ओर से अमेरिका भी जो है इस युद्ध में शामिल हुआ। किसकी ओर से? एलिस कंट्री ओर से 1917 में। उसके बाद में जो है जर्मनी की जो शक्तियां थी वो कमजोर हो गई थी, ठीक है, और जो मतलब एलिस कंट्रीज थी उनको बहुत ज्यादा जो है ताकत मिली, बहुत ज्यादा उनको जो है शक्ति मिली। किस चीज से? जब 1917 में यूएस ने युद्ध ज्वाइन किया, युद्ध में जब वो आए तो उसके बाद में जो है इसको क्या मिली, एक बहुत स्ट्रेंथ मिली। किसको? एलिस जो कंट्रीज थी उनको, ठीक है बेटा। इसके बाद आप देखोगे उन्होंने मतलब एलिस कंट्रीज ने वो जीते भी और उन्होंने जर्मनी को हराया एंड सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918, और नवंबर 1918 तक उन्होंने जो है केंद्रीय शक्तियां थी उनको भी लगभग क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आप देखोगे द डिफीट ऑफ इंपेरियल जर्मनी एंड abdications of the emperor gave the opportunity to parliamentary parties to recast German polity। अब देखो ये जो मतलब डिफीट थी, ये जो
जर्मनी का जो साम्राज्य था, ठीक है, जर्मनी साम्राज्यवादी जो जर्मनी की जो पराजय हुई, और यहाँ का जो एम्पेरर था, एब्डिकेशन, एब्डिकेशन का मीन ये होता है पद त्याग करना, एब्डिकेशन का मीन होता है पद त्याग करना। पहली चीज तो ये हो गई, जो साम्राज्यवादी जर्मनी थी उसकी हार हुई। दूसरी चीज ये थी कि यहाँ का जो एम्पेरर था उसका एब्डिकेशन हुआ, उसने अपना पद छोड़ दिया था। तो उसके बाद में गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। तो ये एक मतलब अपॉर्चुनिटी बन गई थी किन के लिए, जो पार्लियामेंट्री जो पार्टीज थी उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई थी कि अब एक नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है तैयार किया जाए। समझ में आई? जर्मनी की साम्राज्यवाद जो था वो समाप्त हो गया था, ठीक है, वो हार गया था। जर्मनी जो कि साम्राज्यवादी था वो हार गया था, ठीक है। दूसरी चीज, सम्राट ने पद छोड़ दिया था अपना, वहां का राजा जो था उसने अपना पद छोड़ दिया था। तो उसके बाद में यहाँ की जो संसदीय पार्टियां थी उनके सामने बहुत अच्छा ऑप्शन था, किस बात का, कि अब जो है वो जर्मनी में एक नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार करे, ठीक है, वहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो लागू कर सके। इतने दिन तक तो नहीं हो सकता था, क्यों? क्योंकि सम्राट जो था वो गद्दी पर बैठा हुआ था। तो सम्राट जब गद्दी पर बैठा हुआ, इसका मतलब वहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं हो सकता था। अब सम्राट ने अपना पद छोड़ दिया था तो वहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू हो सकता था, ठीक है। तो अब ये अपॉर्चुनिटी किसकी बनती थी? जो पार्लियामेंट्री जो पार्टीज थी उनकी ये जो है क्या बनती थी? रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। अब देखो बेटा, फिर इसके बाद में क्या हुआ? ए नेशनल असेंबली met at Weimar and established a democratic constitution with the federal structure। a national assembly मतलब इसी सिलसिले में एक राष्ट्रीय सभा भी बुलाई गई, एक नेशनल असेंबली जो है बुलाई गई। किस चीज के लिए बुलाई गई? कहाँ पर? वाइमर में, ठीक है। एक नेशनल असेंबली जो है वो बुलाई गई वाइमर में, और किस बात के लिए? एस्टेब्लिश ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विथ ए फेडरल स्ट्रक्चर। अब देखो, एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ में, किस सिलसिले में? कि अब जो है यहाँ पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना होनी चाहिए, या लोकतांत्रिक साम्राज्यवाद की जो है स्थापना होनी चाहिए। लोकतांत्रिक साम्राज्यवाद का मतलब ये हो गया जो तानाशाही है वो समाप्त होनी चाहिए, और जनता के द्वारा ही जो है शासन होना चाहिए। और अब जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार होगा वो पब्लिक के इंटरेस्ट के बेसिस पर होगा, पब्लिक के हितों के आधार पर होगा, ठीक है। अब इसमें कोई भी जो है तानाशाही नहीं चलेगी। ऐसा जो है करने के लिए क्या बुलाई गई? एक नेशनल असेंबली बुलाई गई। ये चीज समझ में आई बेटा आपको? शॉर्ट में यदि अपन समझे तो देखो, जब 1917 में अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ तो वो एलिज कंट्रीज की तरफ से शामिल हुआ था, इस वजह से जर्मनी हार गया। जर्मनी के हारने के बाद में सम्राट ने भी अपना पद छोड़ दिया था, और अब जो है जर्मनी में एक नई राजनीतिक संरचना की शुरुआत होनी थी। इस वजह से एक नेशनल असेंबली बुलाई गई, एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई। किस बात के लिए? कि जर्मनी में अब लोकतांत्रिक संविधान का विकास होना चाहिए। अब देखो बेटा, फिर क्या हुआ? डेप्यूटीज वर नाउ, देखो, deputies were now elected to the German parliament and raised on the basis of equal and universal vote cast by the all adults including women। अब देखो, इसमें जो मतलब प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन होना था, है ना, डेप्यूटीज प्रतिनिधि हो गए, तो डेप्यूटीज का जो निर्वाचन होना था, ठीक है, वो जर्मन पार्लियामेंट्री, और देखो जर्मन पार्लियामेंट्री को और किस नाम से जाना जाता है? राइक्सटैग के नाम से जाना जाता है। ये आपको समझ में आएगी ना बेटा?
जर्मन पार्लियामेंट्री का मतलब होता है राइक्सटाग। राइक्सटाग, ठीक है। जैसे अपने पार्लियामेंट्री, जैसे अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो संसदीय है, तो जर्मन में पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? राइक्सटाग बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद आप देखो, तो डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू जर्मन पार्लियामेंट। जर्मन संसद के लिए, राइक्सटाग के लिए जो अब लोग जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो कौन से बेसिस पर चुने जाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट, जो मतलब समान रूप से वोटिंग सिस्टम के आधार पर, जिसमें महिलाओं को भी जो है समान रूप से मताधिकार प्रदान किया जाएगा। मतलब सभी महिलाएं, मतलब वयस्क, अडल्ट, वोमेन्स, अडल्ट्स एंड जितने भी जो मतलब सीनियर पीपल्स हैं, सभी को समान रूप से मत अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। उसी के बेसिस पर जो है इनका क्या होगा? इलेक्शन, ये इनको इलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो, दिस रिपब्लिक however was not received well by its own people। ये जो रिपब्लिक जो सिस्टम था, है ना, वो मतलब सभी के द्वारा जो है, मतलब सभी लोग इससे क्या नहीं थे? खुश नहीं थे। लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जर्मनी की जो हार हुई थी, ठीक है, पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की जो हार हुई थी, उसके कारण जर्मनी देशों ने जो कठोर शर्तें जो इनके ऊपर थोप दी थी, ठीक है, मतलब इनके ऊपर जो फोर्स किया था, इनके ऊपर जो दबाव डाला था, एलिस कंट्रीज के द्वारा जो दबाव डाला गया था, इसकी वजह से जो है क्या हुआ? लोग ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है लागू हो। ये समझ में आई बेटा? लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू हो। जर्मनी के बहुत सारे के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। द पीस ट्रीटी एट, शांति संधि जब हुई थी एट वर्साइज विद द एलिस वॉज ए हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। अब देखो, मतलब वर्साई की जो संधि हुई थी, या जो शांति की जो संधि हुई थी, ठीक है, एलिस वॉज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग हिम। मतलब वर्साई की संधि में जर्मनी की जनता के लिए कठोर वो क्या थी? ह्यूमिलेटिंग पीस, बहुत ज़्यादा अपमानजनक जो है ये थी। मतलब एलिस कंट्रीज के द्वारा जो वर्साई की जो संधि की गई थी वो जर्मनी के लोगों के लिए बहुत कठोर थी, और ये अपमानजनक एक संधि भी थी। जर्मनी लोड्स इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। जर्मनी ने जो है इसके तहत अपने जो कॉलोनीज थे, अपने जो उपनिवेश थे, वो खो दिए थे, ठीक है बेटा। जर्मनी ने अपने उपनिवेश खो दिए थे, कौन से संधि के तहत? द ट्रीटी ऑफ वर्साई के तहत जो है अपनी जो भी वो थे कॉलोनीज थे, अपने जो उपनिवेश थे। कॉलोनीज का मीन ये होता है जैसे बेटा जैसे अपना इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल मतलब रेंज था, ठीक है, उपनिवेशिक क्षेत्र था, उपनिवेश साम्राज्य था। वैसे ही जर्मनी ने भी अपने कॉलोनियल बना रखे थे, मतलब ऐसे राष्ट्र थे जिन पर जर्मनी ने अपना अधिकार जमा रखा था, तो वो उनके हाथों से निकल गए थे। कौन सी संधि के तहत? द ट्रीटी ऑफ वर्साई के तहत, ठीक है बेटा। अब इसमें देखो, 8/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 10% जनसंख्या कॉलोनियल जो थे इनके, जो मतलब इसके अंडर में जो देश थे उनको वापस रिटर्न करना पड़ा जर्मनी को, इस वजह से अपमानजनक कही गई है। 10% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 10% इसका, सॉरी 13%, 13% इसका जो भूभाग था वो भी किसको देना पड़ा? इनके जो कॉलोनियल थे उनको देना पड़ा, ठीक है। 75% ऑफ इट्स आयरन, मतलब लोह क्षेत्रों का 75% जो है वापस रिटर्न करना पड़ा। 26% ऑफ इट्स कोयले का 26% देना पड़ा टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। जर्मनी के जो कॉलोनियल थे वो कौन कौन से थे?
कौन कौन से थे बेटा? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया। लिथुआनिया, ठीक है, ये इनके कॉलोनियल थे। तो इन सबको इनको क्या क्या देना पड़ा? 10% पॉपुलेशन, ठीक है बेटा। 13% क्या देना पड़ा? टेरिटरीज। 75% क्या देना पड़ा? आयरन। एंड 26% क्या देना पड़ा? कोल। ये सब इनको रिटर्न करना पड़ा। रिटर्न टू Germany's to its overseas ठीक है, वापस इनको रिटर्न करना पड़ा। ये इतना सारा जो था वो वापस रिटर्न करना पड़ा। इसी वजह से तो ये अपमानजनक संधि कहलाई थी। द एलिज पावर डीमिलिटराइज्ड जर्मनी वीकन इट्स पावर। अब देखो जो एलिड जो पावर था वो क्या हो रहा था? जर्मनी को मतलब जो रही सही ताकत थी वो भी खत्म करने के लिए उसकी सेना को क्या कर दिया बेटा? भंग कर दिया। द वॉर Guilt cause held Germany responsible for the war and damage the allied countries suffered। अब देखो जो वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, उसकी जिम्मेदारी उसके लिए मतलब जो रेस्पॉन्सिबल बताया गया वो किसको बताया गया? जर्मनी को बताया गया। और उसके ऊपर जो जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपेंसेशन अमाउंटिंग ऑफ 6 बिलियन, 6 बिलियन की जो है उनको क्या दी गई? ये मतलब उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया, फोर्स किया गया कि आपको जो है ये अमाउंट पे करना है, बिकॉज यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉर, बिकॉज यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉर एंड दिस डैमेज। आप इस नुकसान के लिए आप जिम्मेदार हैं, इस वजह से जो है आपको 6 मिलियन क्या देना पड़ेगा? ये जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है। द एलिड आर्मीज आल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ 1920। अब देखो 1920 तक जो मतलब एलिड आर्मीज थे उन्होंने रिसोर्स रिच राइनलैंड पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, ठीक है। सबसे ज्यादा संसाधनों वाला देश माना जाता है राइनलैंड को, तो उसके ऊपर अधिकार किसने कर लिया था? आर्मी ने जो है अधिकार कर लिया था, मित्र राष्ट्रों ने जो है अधिकार कर लिया था। वाइमर रिपब्लिक रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन वार बट इट डिसग्रेस एट वर्साई। अब देखो मतलब जो वाइमर रिपब्लिक था वो रेस्पॉन्सिबल मतलब नहीं था, रेस्पॉन्सिबल बहुत सारे के जर्मनों ने न केवल इस हारे हुए बल्कि वर्साई में हुए इस अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को ही क्या ठहराया? जिम्मेदार जो है ठहराया था, ठीक है बेटा। तो अब इसमें जो है आप देखेंगे, पहले तो आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ था, कौन कौन सी कंट्रीज किधर थी, एलिस और एक्सिस के बीच में हुआ था। दूसरा जो है फिर इसमें ये ध्यान में रखना है कि उसके बाद में कौन सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है बनाने के लिए फोर्स किया गया था। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए मतलब जो है फोर्स किया गया था, लेकिन बहुत सारे के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। उसका रीज़न ये था कि जर्मनी को जो है पूरे मतलब जो जितना भी खर्चा हुआ या जितना भी जो भी हुआ, जितना भी डैमेज जो हुआ उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बताया गया और 6 बिलियन का उसके ऊपर जुर्माना जो है लगाया गया था और उसको पे करने के लिए फोर्स किया गया था। साथ में ही जो मतलब ये जो वर्साई की जो संधि हुई, ट्रीटी हुई, द ट्रीटी ऑफ वर्साई, उसमें ये जो कॉलोनियल थे उनके वो भी जर्मनी के हाथ से जो है चले गए थे।
और जर्मनी की कॉलोनी कौन कौन से थे? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया थे। और उनको 10% पॉपुलेशन, 30% टेरिटरीज, 75 आयरन, 26 कोल जो है वापस क्या करना पड़ा? रिटर्न जो है करना पड़ा था। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट जो अपना वीडियो है, तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा अपन जो देखेंगे कि हमारा जो ये आपने देख लिया वाइमर, अब देखेंगे द इफेक्ट्स ऑफ द वार के जो इफेक्ट्स थे, जो प्रभाव रहे थे, वो बेटा जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जो है अपन देखेंगे। ओके बेटा, तो तब तक जो है एक इसमें ये आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा ये भी देख लेना, जर्मन पार्लियामेंट्री को क्या कहा गया है? राइक्सटाग जो है, राइक्सटाग इसको कहा गया है। ठीक है बेटा, तब तक जो है हैव ए गुड लक बेटा।